जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच गोदान उपन्यास का अगला पार्ट लेकर आई हूँ। जैसे कि गोदान उपन्यास हम लोग लगातार प्रीवियस के क्लासेस से करते आ रहे हैं और उपन्यास काफी बड़ा है। बड़ा ये है कि इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों पृष्ठभूमियों पर लिखा गया उपन्यास है और कहीं ना कहीं ये उपन्यास आपको अच्छा खासा दृष्टि देगा, है ना। तो उपन्यास की शुरुआत अगर हम लोग करें तो कहाँ से हमने शुरुआत की थी। हमने उपन्यास की शुरुआत में देखा, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि उपन्यास की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो फिर हमें ये पढ़ने में थोड़ा ज्यादा आसानी रहेगा, हम कोरिलेट कर पाएंगे चीजों को। देखिए उपन्यास की शुरुआत कहाँ से होती है। होरी महतो, होरी रहते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि नायक ही हैं, है ना। नायक कौन थे? होरी थे। और आपने देखा होरी को, क्योंकि इनका एक स्वप्न था क्या, गाय का, और गाय आज द्वार पर आ भी गई है। और गाय द्वार पर आ गई है, गाय इन्होंने किन से लिया था? भोला से लिया था। आज जब इनके यहाँ पे गाय आ गई थी तो पूरा गांव, आप कह सकते हैं कि पूरा गांव देखने आया। लेकिन होरी को एक कसक रह गया था मन में कि इनके दो भाई थे, हीरा और शोभा। हीरा और शोभा जो है पूरे गांव अगर देखने आए, इनके छोटे भाई नहीं देखने आए, इनके मन में ये चीज खल रहा था। और आपने देखा कि होरी की पत्नी कौन थी? धनिया। धनिया ये सोचती थी कि जब बचपन में हम इन लोगों को पाले हैं तो आज ये लोग हमें कष्ट में कैसे मतलब देख सकते हैं। यानी हीरा और शोभा को इस प्रकार नहीं करना चाहिए। और वो थोड़ी तीक्ष्ण भी थी, जो कहती थी धनिया थी, वो डायरेक्टली जो उसको कहना होता था कह देती थी। परंतु होरी को देखेंगे, वो अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं और वो इससे डायरेक्टली कोई भी चीज नहीं करते हैं या कहते हैं। आज जब गाय आया था और उनकी मन की इतनी बड़ी इच्छा पूरी हुई थी, वो अपने को रोक नहीं पाए। और होरी क्या किए, है ना, उन्होंने पहले अपनी बच्ची को भेजा, रूपा को भेजा, लेकिन रूपा बुला के लाई। बुलाने तो गई लेकिन उनकी माँ धनिया रास्ते में ही रोक लेती है, तो रूपा जाके बोल नहीं पाती। लेकिन आपने देखा कि इसके बाद होरी को नहीं रह गया। होरी गए, और होरी गए वहां पे देखे कि ये हीरा और शोभा जो दोनों भाई हैं बैठकर बात कर रहे थे। और उसमें से ये जो छोटा वाला भाई इनका था हीरा, ये कह रहा था कि आज भैया ने क्या किया है, रुपए गांठ कर रख लिए। जब हम लोग क्या हुए थे, अलग्योजा हुआ था, यानी जब बोला जाता है कि अलगाव हुआ था, अलगाव के समय हम लोग के पास तो अगर देखा जाए अलग होने के बाद इतने पैसे नहीं हुए, हमने तो कोई गाय वगैरह नहीं खरीदी। भाई ने अगर गाय खरीदा तो खरीदा कैसे? इसका मतलब उन्होंने जब अलगाव हुआ था उस समय कुछ पैसे दबा के रख लिए थे और हम भाइयों को बताए नहीं थे। और ये सब हो रही जब जैसे ही आ रहे थे, जैसे एक गली हुआ और एक गली में आप देख रहे हैं कि लगातार घर है तीन, है ना। और ये दोनों भाई आसपास के घर में है, ये कुछ होरी का घर है। वो आते हैं और जब खड़े रहते हैं तो यहाँ पे पेड़ के किनारे, है ना, वो बिल्कुल खड़े हैं वहां होरी। और जैसे ही होरी ने ये चीज सुना, वो सोच भी नहीं सकते, उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रहेगी कि मेरे भाई ऐसे कैसे कह सकते हैं। और जब उनको ये चीज लगा, उन्हें शौक लगा, वो घर पे चले आए और बहुत परेशान थे, विचते अंदर से बहुत ज्यादा टूटे हुए थे। उनको लगा कि मेरे भाई ऐसे क्यों कह सकते हैं या कैसे कह सकते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि ये जो गाय आई है, अब मैं भोला को वापस कर दूंगा। जैसे ही इन्होंने ये निर्णय लिया, धनिया ने इनसे पूछा कि क्यों, मतलब गाय को क्यों वापस करना है, कहीं भोला ने पैसे तो नहीं मांग लिए, क्योंकि इन्होंने 80 रुपए में इनसे खरीदा था, उधारी में ही खरीदा था। तो धनिया ने पूछा कि उसको लगा कि हो सकता है पैसे वापस मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, पैसे तो नहीं मांगे भोला। फिर धनिया जो है ताड़ गई, मतलब वो इतना उसकी दृष्टि थी, वो समझ गई कि जरूर कुछ भाइयों में हुआ था, कुछ भाइयों ने कहा होगा और इनसे रहा नहीं गया। अब इसमें इनको ये गुस्सा आया कि धनिया को आया कि यार बचपन में उनको पाला पोसा और ये इनको सुना रहे, और वो सुना रहे थे ये कैसे सुन लिए, और सुन के चले आए। और तत्कालिक रूप से, मतलब इनको नहीं, ये होरी को, होरी की पत्नी थी ना, हाँ, तो उनको लगा कि ये कैसे, मतलब होरी इतनी जल्दी चेंज कैसे हो सकते हैं। उसने सोचा कि होरी तो कुछ नहीं बोलेंगे, यानी जो नायक होते हैं वो तो कुछ नहीं बोलेंगे। पर ये जो धनिया थी, इससे रहा नहीं गया, ये उठी और निकल पड़ी उनसे लड़ाई करने के लिए। और आप देखते हैं जाती है, लड़ाई करती है, फिर पूरा का पूरा गांव आप देखते हैं कि वहां पे देखने के लिए सब एकत्रित हो जाते हैं। यही तो बात होती है ना, कि सब एकत्रित हो जाते हैं मुंह उठा उठा के, और सब दोषारोपण भी करते हैं, धनिया को भी करते हैं लगातार। फिर अंततः धनिया बहुत ज्यादा मतलब बोलती है, पूरा गांव आप कहेंगे कि धनिया को क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि धनिया की आदत से सब लोग बहुत ज्यादा होते हैं। वो वहीं बैठ गई, उसने बोला कि ला मार मुझे, और ये सारी करके वो सब कुछ करती है।
इसके बाद क्या होता है, आते हैं, होरी दौड़कर उसका हाथ पकड़ते और घसीटते हुए इसको घर के लेके जाते हैं। यहाँ तक मैंने आपका करवाया था। उपन्यास में आगे क्या होता है, जब इतनी सारी प्रोसेस हो रही है एक तरफ, तो उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में पहुंचा। अहिराने में पहुंचने का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे जहां से वो भोला के महतो थे, ये भोला महतो, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ये भोला महतो की जो बिटिया थी झुनिया, उसकी शादी उन्होंने किसी से की थी, परंतु उनके पति नहीं रह गए थे, तो झुनिया कुंवारी थी और घर पे ही रहती थी। और ये गोबर गए थे और गोबर से मुलाकात हुई थी, तो इन लोगों का प्रेम प्रसंग यहाँ से चल पड़ा था। तो ये गोबर है, अभी उनसे लगातार मिलने जाने लगे हैं, तो अभी ये क्या है, ये अहिराना बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ से मतलब वो ग्वाला का पूरा है ना एरिया। तो बोले कि अभी क्या हुआ कि जब इधर सारा चीज प्रसंग चल ही रहा है, गाय आई है और इतना ज्यादा तमाशा हो रहा है, उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में पहुंचा। आज झुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थी। जब वह गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता, अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद झुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ पे आओगे, कभी नहीं आओगे, क्योंकि आज जैसे काम खत्म हो गया तो क्यों आओगे। एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। कुमार मतलब समझ रहे हैं कि 16-17 वर्ष का था और बहुत ज्यादा नहीं। और झुनिया तो बड़ी थी, मतलब झुनिया की शादी भी हो चुकी थी, उस तरीके से वो बड़ी थी। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रेमचंद जी द्वारा कि आप देखिए कि एक दिन पहले तक, यानी जब तक वो झुनिया से नहीं मिला था तब तक वो कुमार था, कुंवारा था, मतलब उस टाइप पे। आज जब वो मिल रहा है एक दिन बाद, तो गोबर कुमार नहीं रहा। गांव में जितनी युवतियां थी वह या तो उसकी बहनें लगती थी या भाभियां। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकता था। भाभियां अलबत्ता कभी कभी उसे ठठोली करती थी, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था उनकी दृष्टि में। अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे, जब तक फल न लग जाए उस पर ढेला फेंकना व्यर्थ की बात थी। और किसी ओर से प्रोत्साहन ना पाकर उसका कौमारी उसे गले से लिपटा चला हुआ था। झुनिया का वंचित मन, जिसे भाभीियों के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य ही पर ललचा उठा और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यवन जाग उठा। गोबर ने आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षु को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहता है। झुनिया ने कटाक्ष कर कहा, तो ये कहो ना, तुम भी मतलब के यार निकले। गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। झुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे ना जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों के मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता ही क्या है, आशीष। आशीषों तो किसी का पेट नहीं भरता। मंद बुद्धि गोबर झुनिया का आशय ना समझ सकी। झुनिया छोटी सी थी, तभी ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे, घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था। मगर यह आनंद जैसी मंगनी की चीज हो, उसमें टिकाव नहीं था, समर्पण नहीं था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का अस्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसके गृहणत्व की रसिकों की लगावट बाजियों ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षु को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्या द्वार द्वार घूमेगा वो। झुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षु का एक द्वार पर पेट भर कहाँ खाना मिलता है, उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सरबस तो तभी पाओगे जब अपना सरबस दोगे, यानी सरबस में सर्वस्व तो तभी मिलेगा आपको जब सर्वस्व आप न्यौछावर करोगे। मेरे पास क्या है झुनिया, वो पूछता है, गोबर पूछता है उसे, क्योंकि दोनों की वार्तालाप चल रही है। और ये वार्तालाप तभी चल रहा था जब वही गाय को रास्ते के लिए वो छोड़ने के लिए आ रहे थे, तो ये बीच में वही वार्तालाप का ही पूरा दिया गया है। तो वो कहते हैं कि मेरे पास क्या जुनिया, वो कहती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वो बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं। तुम मुझसे भीख ना मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। जुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा, मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए दुखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलती हुई इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित होता। लेकिन ये कैसे होगा, झुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे। बिरादरी का झंझट जो है, सारा गांव कांव कांव करने लगेगा, सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में घुसने भी नहीं देगी। लेकिन जब स्त्री होकर ये नहीं डरती तो पुरुष होकर वो क्यों डरे। बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे, वह अलग ही रहेगा।
जुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है? कितनी समझदारी की बात करती, क्या जानती नहीं कि मैं उसकी जोग नहीं हूँ? फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरे होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव है ही नहीं? और गांव क्यों छोड़े? माता दी ने चमारिन बैठा ली है तो किसी ने क्या कुछ कह दिया? दाता दिन दांत कटका कर रह गए। माता दी ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते और अब तो अलग भोजन नहीं पकाते। दाता दीन और वह साथ बैठकर खाते। झिंगुरी सिंह ने बामनी रख ली, उनका किसी ने क्या कर लिया? देखिए अब गोबर को ये चीज लग रहा है, पहले तो गोबर को लगा कि कर देंगे तो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था, हमारे आस-पास वाले हमको जीने नहीं देंगे। फिर इनका दिमाग देखिए, दिमाग जा रहा है कि अरे ये गलती मेरे से कहाँ हुई? उधर तो माता दीन भी थे, दाता दीन भी हैं, ये लोग भी ब्राह्मण की बात करते हैं, पर ये भी तो किसी को रख लिए हैं। इसी तरीके से कहते हैं जो झिंगुरी सिंह है ना? झिंगुरी सिंह जो गांव के हैं, उन्होंने भी तो किसी मतलब बताया कि किसी ब्राह्मण को रख लिए हैं। मतलब अगर ये लोग रख लिए तो उसको लगता है फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? उनका जितना आदर मान तब था उतना आज भी है, बल्कि और बढ़ ही गया। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके ऊपर रुपए से महाजन बैठे। ठकुराई का रोग तो था ही, महाजनी का रोग भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया कहीं जुनिया दिल लगी ना कर रही हो, पहले इसकी ओर से निश्चिंत हो जाना जरूरी है। उसने पूछा, मन से कहती हूँ झूना कि खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका हूँ, लेकिन तुम भी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके कैसे जानूं? उसने कहा, तुम जान भी चाहो तो दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम समझा दो ना। वो कहते, तो जान देने का अर्थ है साथ रहकर निवाह करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निवाह करते रहना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे माँ बाप भाई बंद घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वाले बहुतों को देख चुकी, भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते, तुम भी वैसे ही ना उड़ जाओगे? गोबर के हाथ में गाय की पगैया थी, दूसरे हाथ में उसने जुनिया का हाथ पकड़ लिया जैसे बिजली के तार पर हाथ गया हो। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उसने कहा और जुनिया से उसकी बात बढ़ी और ये सारा चीज चलते रहा। फिर जुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने बात करते हैं। ऐसों को मन नहीं देती मैं, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ, एक से एक बाबू महाजन सब मिलते रहते हैं, फंसाना भी चाहते हैं, है ना? वो बता रही कि कितने लोग, मतलब मैं जानती थी कितने लोग मुझे फंसाना भी चाहते थे, लेकिन मैं वहां पे बेवकूफ नहीं बनती थी। ठीक है। और इस तरीके से उसने अपना एक प्रसंग सुनाया कि एक बार मैं दूध लेने गई थी और एक सामने वाला नियत खराब था और उसने किस तरीके से किवाड़ बंद कर लिया। फिर क्या बहू जी कहाँ गई, घर में सन्नाटा क्यों? उसने फिर नेवते बुलाए और फिर क्या हुआ कि इस तरीके से उसने बताया कि मैंने कितनी उस पे मतलब अपने को साहस रखा और इतना वो सब काम किया। गोबर आवेश में बोला, मैं बच्चा को देख पाऊं तो खोद कर जमीन में गाड़ दूं, खून चूस लूं, तू मुझे दिखा तो देना। वो मतलब बताती है जब वाकया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ मतलब सब लोगों ने गलत गलत किया है और मैं जाती थी, तो उसने कहा कि जिसने किया तुम बताना, मैं देख लूंगी। सुनो तो ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफी हूँ। तो कहती है नहीं नहीं तुम्हें नहीं कहना है, मैं ही काफी थी, मैं तोड़ ताड़ के खुद ही आ गई हूँ। तो इतनी वो एक्सपर्ट थी। मतलब झुनिया का आप देखेंगे यहाँ पे प्रसंग जब गोबर के साथ, तो झुनिया के दिखाएगी कि वो कितनी चालू है इस मामले में। उसने कहा कि उसने कहा कि जब मतलब कि उस तरीके से मैं गई और मुझे इस तरीके से वो परेशान कर रहे थे तो मैंने उनसे ही निपट लिया। फिर गोबर ठट्ठा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई हो। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई, उसकी घरवाली आ गई थी, अपने बैठक में सिर पे पट्टी बांधे पड़े। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं क्या पंडित? मतलब ये बता रही कि कोई पंडित थे और गए थे मुझे इस तरीके से कर रहे थे परेशान। और फिर ये हुआ कि उनकी पत्नी नहीं थी, बहुत अच्छी पत्नी थी उनकी, लेकिन वो नहीं थी तो उन्होंने ऐसी हरकत की थी। जब उनकी पत्नी आई तो मैंने कहा कि लाओ पोल खोल दो क्या, अभी तुम्हारा सब कुछ खुल जाएगा। लेकिन फिर बता रही कि देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे हो चुके हैं, मैं कितनी चालू हूँ इस मामले में। ये इनकी बात लगातार मतलब चलती रहती है। गोबर भी बराबर बात करता रहता है ना? जुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा, अच्छा कभी दिखा दूंगी, लेकिन यहाँ अभी एक से एक तुम किस किस को मरम्मत करोगे? बता रही कि कितने लोगों को मरम्मत करोगे, है ना? एक से बढ़ के एक है। तो झुनिया ने उसकी पीठ में हल्का सा घूसा जमाया, लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करें। मैं जैसी कुछ हूँ मैं जानती हूँ, मगर इन लोगों को तो जवान मिल जाए घड़ी भर मन बहलाने का, और क्या चाहिए? तो वो सब बात करते हैं ना कि ये सभी जितने भी हैं वो सब मन बहलाने के लिए होते हैं और कुछ नहीं। फिर उसको बताती है कि आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है।
जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल उसी में गपड़ू गपड़ू नाम का कश्मीरी रहता था। बड़े भारी आदमी थे, उनके यहाँ 5 सर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियां थी, कोई 20-25 की होंगी, एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ते थे। एक साइड कॉलेज में पढ़ाती थी, 300 का महीना पाती थी। सितार वो सब बजाते। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद नहीं करती थी, मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था। ये अपना जितना भी होता है ना सब सुनाती तो बहुत ज्यादा वो सब सुनने और सुनाने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। फिर गोबर के लिए ये एक नई की बात थी। तन्मय होकर उस सब उसकी सुन रहा था, गुणगान सुन रहा था, सारी चीजें सुन रहा था। जुनेर जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया है तो वो बता रही कि किस तरीके से, मतलब वो सुना रहा है, वो सुन रहा है, एकदम दोनों मस्त है। फिर मतलब इन लोगों का प्रेम प्रसंग चलता और इस तरीके से ये वाला खत्म होता है। फिर ये हुआ कि जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। ये राय साहब है। अब यहाँ से आप देखिए कि परिदृश्य बदल चुका है। अब ग्राम्य समाज से आप परिदृश्य में जाइए तो ये हो गया है उनका, आप कह सकते हैं कि अब ये जो है शहरी परिदृश्य आपको दिखाया जा रहा है कि अभी तो दुनिया का प्रसंग चल रहा था, अभी जो प्रसंग है ना वो शहरी प्रसंग आ चुका है। शहरी प्रसंग में क्या हो रहा है कि जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी, आप देख रहे थे 2 ही गांव था, एक बेलारी था और सेमरी था, 2 ही गांव था। और अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे वगैरह चल रहे थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पगबादे वगैरह सत्कार करे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। अब देखिए ये प्रसंग यहाँ पे बहुत ज्यादा, ये मतलब कि प्रसंग अच्छा है ना। ये आप शहरी जीवन का और कह सकते हैं कि ठाट बाट का एक जो है सम्भ्रांत वर्ग का कल्चर जो है वो चीजों को यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनके यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला था। ये कार्यक्रम है जो वहाँ के जमींदार हैं, है ना, इनके यहाँ पे जिनके यहाँ माली बनने के लिए बोला गया था, तो जमींदार ये जो है राय साहब, इनके यहाँ पे इनको क्योंकि वो रामलीला का वो होने वाला था ना कार्यक्रम, तो अब इनके यहाँ पे कौन से लोग आ रहे हैं, अब मेहमान आए हैं। अब मेहमान में भी बताया जा रहा है कि 3 मेहमान वहां से उतरते हैं और तीनों मेहमानों में देखिए आप कि बता रहे हैं कि उनके सिपाही पीली वर्दियां डांटे, राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा रहे थे। और ये बता रहे कि उसी वक्त मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने वो उनका नाम है पंडित ओंकारनाथ। तो एक लोग वहां पे उतरते हैं, पंडित क्या नाम होता है एक लोग का, पंडित ओंकारनाथ। चलिए, ये खद्दर का कुर्ता वगैरह जो महानुभाव पहने होते हैं ये पंडित ओंकारनाथ होते हैं। दूसरे नंबर पे देखिए कौन उतरते हैं, ये पंडित जो ओंकारनाथ है ना, ये दैनिक पत्र बिजली की यशस्वी संपादक है। क्या नाम है, दैनिक पत्र था इन लोगों का प्रसंग, क्योंकि ये लास्ट तक बने रहेंगे ना शहरी जीवन में। तो दैनिक पत्र था, पत्र का नाम क्या था, बिजली, और बिजली के क्या थे, संपादक। यही सारे लोग जुटेंगे ना, बिजली के संपादक थे, क्योंकि इसमें दोनों के जीवन, शहर के जीवन और ग्रामीण जीवन दोनों की बात की गई है। तो ये पहले ओंकारनाथ दैनिक पत्र के संपादक है, संपादक बिजली के संपादक है। तो दैनिक पत्र बिजली के संपादक है, ये उनका परिचय हुआ। जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में है वह है तो वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते और तालुकेदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज्यादा कमाई करते। इनका नाम है श्याम बिहारी तंखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पजामा पहने हैं वो है मिस्टर बी मेहता। तो 3 लोगों का नाम बताया, एक ओंकार नाथ का बताया गया, दूसरे वहां से हैं श्याम बिहारी तंखा, और वैसे तो इनका बताया गया कि ये क्या करते हैं, दलाली वगैरह करते हैं, वकील थे। और जो तीसरे हैं ये मिस्टर मेहता है, ये मिस्टर मेहता है। ये क्या है, मिस्टर मेहता का पहचान क्या है, मिस्टर मेहता का पहचान ये है कि ये जो है दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। मतलब कि ये आप देखिए कि विश्वविद्यालय स्तर पे ये प्रोफेसर हैं, और जो है किसके हैं, प्रोफेसर भी इनका देखा जाए तो एक तरीके से, तो ये है विश्वविद्यालय स्तर पे प्रोफेसर है, वो भी किस चीज के, दर्शन शास्त्र के। और ये दर्शन आपको बहुत ज्यादा काम का आएगा, क्योंकि दर्शन इन्होंने खूब दिया है ना, वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको बहुत अच्छे से करना पड़ता है। और ये इनका तो मैंने बताया कि ये थे बेसिकली क्या थे, ये वकील थे ये।
तो ठीक है, मैंने बताया कि वो यहाँ पे राय साहब का वो है कारखाने में और बैठे हैं और ये तीनों महानुभाव उतरते हैं। तीनों लोगों का परिचय दिया। ओंकार नाथ दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हुए। दूसरे माह से कोट पैंट वाले दलाली करते हुए जो थे बीमा कंपनी के एजेंट श्याम बिहारी तनखा हुए। तीसरे मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक है। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में और शगुन के उत्सव में निमंत्रित हुए। आज सारे इलाके के आसामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा। मैंने बोला था ना कि आज ये जो है मतलब ये तीनों लोग आए हैं, एक्चुअली इनके सहपाठी ही हैं। आज इनके यहाँ पे एक कार्यक्रम है धनुष यज्ञ का, वो होता था। और इसी में माली का जो रोल अदा करना था, किसको माली का रोल अदा करना था? होरी को करना था। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनके यहाँ पे जलसा था, थोड़ा धार्मिक आयोजन था, लेकिन ये सभी दोस्त वगैरह को इन्होंने बुलाया था। ये हुआ कि आज जो है शगुन के उत्सव में सब निमंत्रित थे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपए शगुन के दे दिए हैं और एक गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक कछनी काचे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगवाया राजा जनक का माली बन गया और गरूर से इतना फूल उठा है मानो ये सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा। देखिए इसमें आया है, आप देख सकते हैं होरी को, है ना। मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत अभाव होता है इंसान के जीवन में तो खुश नहीं होता। इतना परेशान है होरी, फिर भी आप देख रहे हैं कि आज वो आया ना, तो उसको ये धनुष यज्ञ में माली का रोल मिला, बहुत बड़ा नहीं तब भी माली का, क्योंकि वो राजा जनक के वो माली के रोल में है। फिर भी वो इतना ज्यादा प्रसन्नचित्त है, ऐसा लग रहा है उसकी पुरुषार्थ से पूरा जो फंक्शन चल रहा है ये उसके खुद के बहुत ज्यादा योगदान से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर था, तेजस्वी चेहरा था, ऊंचा माथा, गोरा रंग जिस पर सरवती रेशमी चादर खूब खिल रहे थे। पंडित ओंकारनाथ ने पूछा, यानी पंडित ओंकारनाथ कौन हुए? ये बिजली के संपादक महोदय। इन्होंने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही वस्तु है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा नाटक आप लोग खेल रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम होता था धनुष यज्ञ का। तो ये होता था कि जब होता था तो एक कार्यक्रम भी होता था। तो ये हुआ कि कौन से विषय पे, उसका मूल विषय क्या है, किस पर आप लोग खेलने वाले हैं नाटक वगैरह, उनने पूछा। तो राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी रावटी के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन होगा। नाटक कोई अच्छा नहीं मिला। कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटे में भी खत्म ना हो, और कोई इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ नहीं समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। ओंकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी में ही चमकती है। अब देखिए यही चीज है ना, प्रतिभा तो गरीबी में ही चमकती है। ये आपको बहुत कंट्राडिक्टरी चीजें लगेंगी कि ऐसा कैसे, कि मतलब क्या प्रतिभा ऐसा होता है, क्या गरीबी में ही चमकती है? लेकिन आप देखते जाइएगा, दर्शन शुरू हो चुका है, कह रहे हैं कि प्रतिभा जो होती है, प्रतिभा गरीबी में ही चमकती है। ऐसी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए देता है, प्रतिभा गरीबी में ही चमकती है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये है बिजली के संपादक ओंकार नाथ जी का। ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा और ऐसा कटाक्ष वो क्यों किए होंगे अपने मित्र पे? क्योंकि मित्र हैं, चापलूसी भी कर सकते थे, जमींदार थे वो। लेकिन वो कहते हैं कि प्रतिभा गरीबी में ही चमकती है। ऐसे में उनको ये संदेह था कि ये जो प्रहसन लिखे ये कैसे लिख सकते हैं, प्रहसन में जरूर कुछ कमी होगा। तो उन्होंने कहा कि ओंकारनाथ को राय साहब की रचना शक्ति में संदेह है। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी में ही चमकती है। दीपक की भांति जो अंधेरे, मतलब कहते हैं कि दीपक की भांति जो अंधेरे ही में अपना प्रकाश दिखाता है, उपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। पंडित ओंकारनाथ ने मुंह फेर लिए। मिस्टर तनखा इन बेमतलब की बातों में नहीं पड़ना चाहते थे, मतलब जो वकील साहब थे। फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। अब ये चारों लोग बैठ गए हैं, तीनों, ओंकारनाथ बैठ गए, मेहता बैठ गए, तनखा बैठ गए हैं और खुद ये जो राय साहब है ये बैठ गए। अब वो ओंकारनाथ तो बोल के शांत हुए। तनखा इसमें बहुत ज्यादा टांग अड़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको लग रहा था कि देखो मैं भी अवेलेबल हूँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है। तो बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हो। इन्होंने तर्क फेंका कि नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है उसके अभिनेता अच्छे हो। अच्छे से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो अपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है।
दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन नहीं कर सकते थे। अब देखिए, मिस्टर तनखा जो थे, है ना, ये चीजें जब मित्र 3 बैठे हो, 4 बैठे हो तो एक दूसरे की देखिए कैसे लगाते। मिस्टर तनखा ने क्या किया, एक तरीके से उनका जो मित्र थे राय साहब की बताई कि काउंसिल में ये थे, और बोला कि जो आपने काउंसिल में पूछा मतलब बहुत प्रशंसा ही हो गए, तो कहीं ना कहीं इनका क्या किया, इन्होंने प्रशंसा कर दिया। अब ये चीज किसको नहीं रहा गया देख के, क्योंकि मिस्टर मेहता भी है, अब भाई ये प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, अब इनको रहा नहीं गया कि मैं बिना कुछ बोले कैसे रहूं। तो मिस्टर मेहता से जब नहीं रहा गया और फिर वो बोल पड़े, तो वो बोले क्योंकि दर्शन के अध्यापक हैं और प्रशंसा सहन नहीं, बोले विरोध तो करना चाहते थे पर सिद्धांत की आय में। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी, उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी उसकी शतांश यानी शत अंश भी नहीं हुई थी, इससे वो बहुत दुखी थे। बोले भाई मैं प्रश्नों का कायल नहीं, मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के सिभोज, मतलब वो कहते हैं उनको, मतलब राय साहब को कहते हैं, मिस्टर मेहता कहते हैं कि आप महोदय जो हो, आप जो कृषक समुदाय है उनके बारे में वो कह रहे हैं कि आप कृषकों के शुभेच्छु हो, यानी शुभ की इच्छा करते हो, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते, बल्कि उन्हें आप समाज का सांप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए तो पहले आप खुद शुरू करें ना। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दे, इजाफा लगाने की तिलांजलि दे दे, चरावर जमीन छोड़ दे। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का। अब देखिए कम्युनिस्टों में समझ रहे हैं आप, समाजवाद। समाजवाद किसका था कॉन्सेप्ट? मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का समाजवाद कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक तबका है, दो तबके हैं, मान लीजिए आप कि एक है जो क्या है, ये जो शोषित और वंचित है, इनको क्या करता है, एक तबका जो होता है वो सोखने का काम करता, शोषक का काम करता है। और समाजवाद क्या कहता है, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि समाज में यही शोषित और शोषक का जो चलता है संघर्ष ना, उसके लिए चाहे हमें क्रांति से आवाज बुलंद करनी पड़े, उसके लिए हमें चाहे समाज में क्रांति लानी पड़े, लेकिन उस चीज को हमें समाज से हटाना होगा। क्या हटाना होगा? सबसे बड़ी चीज जो असमानता है, खास करके आर्थिक रूप में देखा जाए जो असमानता है, उसको तो हमें हटाना ही होगा। ऐसे समाजवाद बात करते। तो ये मिस्टर मेहता को रहा नहीं गया, उन्होंने कहा राय साहब मुझे एक चीज नहीं, मुझे लगता है जो आप कहते हो उसके विपरीत आप काम करते हो। अगर आप ये कहते हो कि आपको कृषकों के, यानी जो कृषक समुदाय है ना, इनकी बातें, अगर इनको आप कहते हो कि आप इनको न्याय दिलाना चाहते हो, इनके दुख से आप त्रस्त होते हो, तो यानी दुख से त्रस्त होते हो ना, तो फिर आप इनकी मदद करो। कहने से क्या फर्क पड़ता है, यानी कहने की बात नहीं है, कहने से ज्यादा करने से होता। और मिस्टर मेहता क्योंकि दर्शन के वो थे और उन्होंने बिना कुछ ज्यादा वो सोचे उन्होंने राय साहब को ज्ञान दे डाला, उन्होंने डाला ज्ञान दिया कि देखिए, मतलब अगर आप बात समाजवादी जैसा करते हो, उनकी हमदर्दी में आप साथ देना चाहते हो, तो जीवन आप रईसों क्यों जैसा क्यों जीते हो, बिलास में क्यों जीते हो, उतना ही स्वार्थी क्यों बने रहते हो। राय साहब को ठेस पहुंचा, आघात पहुंचा कि ऐसे कैसे इन्होंने कह दिया। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गए। अब मिस्टर तनखा सोच रहे हैं कि यार ये मिस्टर मेहता ना अपना दर्शन झाड़ी देता, कितना मतलब सीधे बोल देता है। और संपादक जी के मुंह में तो जैसे कालिख लग गई। ये ओंकार नाथ महोदय जो थे, प्रतिभा गरीबी में चमकती है, इनके मुंह में भी कालिख लग गई। सबको अपना अपना याद आ गया। वह खुद समष्टिवाद के पुजारी थे पर सीधे घर में आग नहीं लगाना चाहते थे। तनखा ने राय साहब की वकालत की। अब देखिए जो मिस्टर तनखा महोदय है, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि चलो यार राय साहब को थोड़ा सा बचा लेता हूँ। वैसे भी क्या किया है, मेहता ने वैसे भी डुबो ही दिया है इनको। तो उन्होंने क्या कहा, तनखा ने कहा, जो वकील थे उन्होंने कहा, जो कि अब दलाली करते हैं, तो तनखा ने राय साहब की वकालत की। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ राय साहब का अपने असामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार, असामी में से सब कह सकते कि जिनसे वो पैसे कलेक्ट करते थे, गांव के जितने लोग थे और जितने भी बाहर बाहर से काम करने वाले थे असामी टाइप में, तो उन्होंने कहा कि जो उनका बिहेवियर है एक जमींदार के नाते उन लोगों से, वो जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाए तो प्रश्न ही नहीं रहे इस बात की।
मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट लगाई। अब मिस्टर मेहता सोच लिए कि भाई जितना भी कर लो, मैं दर्शन शास्त्र का हूँ और अच्छा खासा आप लोग को पढ़ा सकता हूँ। उन्होंने फिर पासा पलटा। फिर उन्होंने बोला, अच्छा। दूसरी चोट जब आई, कहे कि ठीक है, मैं मानता हूँ आपका अपने असामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न ये है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं है। इसका एक कारण क्या ये नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है। देखिए कैसे करें कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है। गुड़ से मारने वाले जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकते हैं। समझ रहे कितनी बड़ी बात है कि गुड़ से मारने वाले जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सफल हो सकते हैं। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं है तो उसका व्यवहार करें, नहीं तो बकना छोड़ दें। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। ये तो मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन अच्छा समझना है और छिपकर खाना, इनका मतलब जो कह रहे हो वैसे ही एक्चुअल रहो। ये नहीं कि हमदर्दी दिखाओ लेकिन अंदर से आपको जब सामने करना हो तो आप मत करो। इन्होंने वही चीज कहा, अगर जो चीज आप खा रहे हो, अगर आप एक ब्राह्मण हो और अगर कोई भी हो, मान लीजिए उन्हीं का नहीं, कोई भी हो, अगर आप कहते हो कि नहीं मैं ये चीज नहीं खाता और अंदर से आप खा रहे हो, मिस्टर मेहता का सीधे सीधे कहना कि यार भाई खाओ तो खुल के खाओ, खुल के लोगों को बताओ। ये नहीं कि आप खा भी रहे हो सामने वाले को बता भी नहीं रहे हो। ये काम ठीक नहीं है इनके अनुसार। ये कहते हैं कि मैं तो इस कायरता मैं इसे जो छिप छिप कर की वाली बात है ना, तो कहते हैं एक तो मेरी समझ से परे, दूसरा मैं इसको कायरता समझता हूँ, धूर्तता भी, जो वास्तव में एक ही है। राय साहब सवा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। देखिए जब इनके मतलब राय साहब हो गए, इन सारे लोगों का व्यक्तित्व का वर्णन हो, तो ये देखना कि कितनी संयम के साथ, चाहते तो वो जमींदार थे चिल्ला उठते एक बार, लेकिन उन्होंने जान गए कि दोस्त मिस्टर मेहता बहुत फेंक रहा है बंदा, ठीक है शांति से काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, बहुत शांति से ही, बहुत ज्यादा चिल्ला के नहीं, शांति से ही बात किया। सभा चतुर थे। उन्होंने कहा, कुछ असमंजस में पड़े हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साफ गोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप ये भूल जाते कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव आते हैं और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंदिर। क्या बताते हैं कि मैं ऐसे वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा क्या है, ईश्वर है, और जमींदार क्या है, ईश्वर का मंत्री है। मेरे स्वर्गवासी पिता असामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ कर देते थे। अपने वखार से अनाज निकालकर असामियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद देते थे, मगर उसी वक्त तक जब तक प्रजा उनको सरकार और धर्मावतार करती रही, उन्हें अपना देवता समझकर पूजती रही। प्रजा का पालन उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फोड़ कर देना ना चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ भी करूं, विचारों में मैं उनसे आगे बढ़ गया हूँ और ये मानने भी लगा हूँ कि जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार के रूप में नहीं मिलेगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। इन्होंने कहा कि मतलब मैं आज छूट दे भी दूं, अस्थायी रूप से उनके जीवन में अगर मैं परिवर्तन ना कर पाऊं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है। ये अपना तर्क बहुत ही चालाकी से दे रहे हैं और बोले कि मुझे कोई सद्भावना देने की आवश्यकता नहीं है ना। और उन्होंने कहा कि उनकी दशा तो ऐसे सद्भावना से सुधर नहीं सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। वो कह रहे थे कि मैं अपने मतलब इनका वर्ग क्या है, इनका वर्ग क्या है, जमींदारों का वर्ग है। और इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति क्या अपनी गद्दी आराम से छोड़ना चाहेगा, नहीं छोड़ना चाहेगा। इन्होंने कहा कि स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूं कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे विवशता कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी
व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पीसे और खपे कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ, इनका किला जितना जल्दी टूट जाए उतने ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मैसर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारी या हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी है। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों में कितनी विलासिता, कितनी दुराचारिता, कितनी पराधीनता और कितनी निर्लज्जता भरती है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था का विरोधी नहीं हूँ। मेरा तो ये कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हम में आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। ये देखिए, एक बार आपने देखा होगा, ये दर्द जो है ना, ये अपना दर्द होरी से भी बयां कर रहे थे कि आज ये जो जमींदार का ये हमको पहना दिया गया है ना, जो हमको मिला है, इसने क्या क्या हमको किया है। हमको इस जमींदारी ने विलासिता में भी डुबोया है ना, और विलासिता में डुबोने के साथ ही और भी चीजें हमें किया है। आज ऐसी जगह पे इसने किया है, हमें खड़ा किया है कि हम विलासिता के साथ भी हैं, पराधीनता भी हमारी है कि हम मजबूर भी हैं, लेकिन क्योंकि लोग हमें मजबूर नहीं समझेंगे, उस पराधीनता के साथ हमें निर्लज्जता के साथ भी जीना पड़ रहा है। यानी हमें निर्लज्ज भी, कई स्तरों पे निर्लज्ज भी होना चाहता। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर भी कोई बैठा है। उस समय आप मान लीजिए ब्रिटिश शासन वगैरह, तो किसी ने कोई ना कोई बैठा है जो मुझे कहता है कि जाके यहाँ से पैसे लेके आओ और मुझे दो, और मैं निर्लज होके अपने ही लोगों पे कोड़े बरसाऊं या किसी भी तरीके से पैसे लेता हूँ। इन्होंने कहा ये सारी चीजें ना आज हमें ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया कि हमारा कहने को तो लोगों को लगेगा नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि भले ही लोगों को लगे ही न लगे, लेकिन आज हमारा आत्माभिमान जो है ना, ये आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा है। हमें बार बार अपनी आत्मा की हत्या करनी पड़ती है। हम अपने आसामियों को लूटने के लिए मजबूर होते। अगर अफसरों को कीमती कीमती डालियां नहीं दे तो बागी समझे जाएंगे। उन्होंने बोला कि अगर अफसरों को हम लोग पैसे ना ले के दे तो हम क्या समझेंगे, वो लोग हमें क्या समझेंगे, बागी समझेंगे। और अगर हम इनसे पैसे नहीं लेंगे तो उनको पैसे कैसे देंगे। और अगर कह रहे हैं कि अगर शान से नहीं जिएंगे तो कंजूस कहलाएंगे। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते कि हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, न पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बच्चों जैसी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है। बाहर से मोटे हैं, अंदर से दुर्बल, सत्वहीन और मोहताज है। देखिए, ये रहा पूरा जमींदार वर्ग की भी दशा। देखिए, प्रेमचंद जी ने ये नहीं किया कि पूरी तरीके से आप देखेंगे तो एक समस्या जो होरी की समस्या है, किसान की समस्या, बस उसी को उकारा है। इन्होंने एक जमींदार की उसमें भी उतर कर की, जमींदार की खुद की व्यक्तिगत कितनी समस्याएं हैं, वो जो देखने में जो चकाचौंध की उसकी जिंदगी है, उसके अंदर कितना अंधेरा है, वो उन्होंने राय साहब के माध्यम से दिखाया है। और देखिए, इनको कैसे लोग कह सकते हैं, मतलब जब यही था कि प्रतिभा गरीबी में ही चमकती है, ऐसा किसने कहा? ओंकार नाथ ने कहा। यानी एक जमींदार को सब लोग क्या समझ के कह रहे हैं, या उनके खुद के दोस्त ओंकार नाथ ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनको लगता है कि जिन मौज मस्ती में, जो विलासता का जीवन, जो पराधीनता हो या निर्लजता का जीवन ये जमींदार जी रहा है, यानी उनके दोस्त ही जी रहे हैं, उसमें वो किसी का दर्द कैसे समझ पाएंगे? ऐसा वो तंज कस के ही ओंकार नाथ ने कहा, या ओंकार नाथ को उनपे विश्वास नहीं। मिस्टर मेहता अगर कहते तो मिस्टर मेहता को भी उनपे भरोसा नहीं। वो भी कहते हैं कि समाजवादी समाजवादी करते हो, दर्द दर्द करते हो, लेकिन दर्द में जाते हो, भागीदारी बनते हो क्या? जब शोषण किया जाता है तो क्या शोषण तुम देखते हो तो शोषण नहीं करते हो? फिर जाके ये अपनी बातें पूरी तरीके से कहते कि मेरे खुद के एक जमींदार होने पे इतना मेरा दर्द है। लेकिन आज वही स्थिति है कि चम्मच से हमें दूध पिलाकर, यानी ऊपर से हमें पैसा मिला और हम देखने में मोटे हैं, तज्जे हैं, और अगर बाई द वे हमने फैशन नहीं दिखाया, शान से नहीं जिया, तो भी हमारे ऊपर हंसी जाएगी, मतलब हंसी हंसाई होगी। और अगर हमने बहुत दुर्बलता दिखाई तो भी, और अगर हमने बहुत ज्यादा कठोर प्रवृत्ति नहीं अपनाई तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे तो हम अपने सेठ के पास या जो भी है उनके, फिर उनको पैसे कैसे पहुंचाएंगे? ये इनकी दशा है कि ये समझते हैं कि हमारी हस्ती है तो मिट ही जानी चाहिए, मिट ही जाएगी, क्योंकि आज हम अपनी आत्माओं का हत्या करके लगातार जी रहे हैं। तो आगे जो वीडियो है वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा, और अब यहाँ से शहरी जीवन प्रारंभ हो गया है।
और शहरी जीवन के साथ तो होरी का वो ग्रामीण जीवन तो चल ही रहा है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि एक तरफ आपका शहर का जीवन, एक तरफ आपको गाँव का जीवन, है ना? बहुत ही मतलब उपन्यास में आपको एक पूरा ओवरऑल परिदृश्य मिल जाएगा कि एक शहर का व्यक्ति क्या सही सोचता है, कैसे जीवन यापन करता है। एक बहुत ओपन जो माइंडेड लड़की होती है, जब आप मालती को देखेंगे, आप उनका भी कैरेक्टर देखेंगे, या मिस्टर मेहता जो कोई व्यक्ति बहुत दार्शनिक प्रवृत्ति वाला, वो कैसे रहता है, और अंततः आप सबके जीवन का अंत भी देखेंगे तो आपको ओवरऑल एक इतना अच्छा व्यू मिलेगा। मैं कहती हूँ कि ये उपन्यास जीवन के एक एक चीजों को उधेड़ के रख सकता है कि मतलब आप अपने स्तर पे ना सोचो, जो सामने वाला आपको लूटने आ रहा है उसके पीछे भी सोचो। तो जमींदार का जो समस्या है, जो राय साहब अपनी बातों को रखते हैं, ये चीज बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ और सिर्फ कृषक की सहानुभूति में तो आए, राय साहब को कोई समझने वाला है कि नहीं है, उन पे तंज कसा जा रहा, उनको कोई मान रहा है या नहीं मान रहा, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो उपन्यास में आपको ओवरऑल बहुत अच्छा परिदृश्य मिलेगा। आप यहाँ भी पढ़िए, खुद से भी पढ़िए। और गोदान उपन्यास तो आप कह सकते हैं कि हिंदी जगत में एक अलग ही उसका अपना वो आधार है। तो होपफुली आप लोग कंटिन्यू इसको देखते रहिए। धन्यवाद।